हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट सेकंड की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। जैसा कि आपको पता है, इस वाले पेपर में हम जो भी इकोनॉमिस्ट हुए, इकोनॉमिक्स की कैसे शुरुआत हुई, अभी तक हम वणिकवाद, प्रकृतिवाद, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्री हैं जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, माल्थस, यह सब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फ्रेडरिक लिस्ट और मार्क्स इत्यादि का अध्ययन किया है। आज का हमारा टॉपिक है कीन्स के आर्थिक विचार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संक्षिप्त जीवन परिचय। कीन्स का नाम आपने सुना होगा। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी सिद्धांत जेएम कीन्स के द्वारा प्रतिपादित हैं। आज हम उनका ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण करेंगे। जैसे जैसे मानव प्रगति की अनेक सीढ़ियों को पार करता हुआ सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन व्यवस्था में भी परिवर्तन आते चले गए। आदिम समाज में आवश्यकताएं बहुत कम थी और सरलता से उनकी संतुष्टि भी हो सकती थी। सभी व्यक्ति की सामूहिक रूप से संपत्ति के स्वामी थे। ना निजी संपत्ति का अस्तित्व था, ना ही राज के हस्तक्षेप का प्रश्न उठता था। सामाजिक व्यवस्था के विकास के साथ साथ निजी संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इस व्यवस्था ने आगे चलकर सामंतवादी प्रथा को जन्म दिया। इस समय पारस्परिक विनिमय सीमित था। अर्थशास्त्रियों ने दूसरे देशों से स्वर्ण प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुकूल व्यापार संतुलन के विचार का प्रतिपादन किया। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक प्रचलित इस विचारधारा को हम वणिकवाद के रूप में पढ़ चुके हैं। वणिकवाद के आलोचकों ने आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत राजकीय हस्तक्षेप को अनुचित माना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति को सर्वाधिक लाभकारी नीति घोषित किया। यह अर्थशास्त्री प्रकृतिवादी कहलाते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसी प्रकृतिवाद के अनुयायी थे। इस संप्रदाय में प्रमुख एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, मिल और मार्शल थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री व्यक्तिवाद के समर्थक थे। उनके विचार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी हित साधना में संलग्न रहता है। अंततः व्यक्तिगत कल्याण से ही सामाजिक कल्याण का संपादन होता है। उनकी धारणा थी कि निजी संपत्ति प्रधान अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों से पूर्व स्थापित सामंजस्य की प्रवृत्ति होती है। इस संतुलन में किसी भी प्रकार का व्यवधान क्षणिक होता है और जो समय के साथ स्वतः ही ठीक हो जाता है। उत्पादन के सिद्धांत में भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इससे देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इन्होंने मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया कि कीमत प्रणाली एक ऐसा यंत्र है जो उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करता है। जहां एक और इन विचारों का विकास हो रहा था, इसके विपरीत वहां कुछ विद्वानों ने इन विचारों की आलोचना भी शुरू कर दी थी। एक और तो समाजवादी थे, जिसमें प्रमुख थे सिस्मंडी, सेंट साइमन और मार्क्स, जिनके अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा की नीति श्रमिकों के शोषण तथा राष्ट्रीय आय की असमानताओं के लिए उत्तरदायी कारण है। अतः उन्होंने राजकीय हस्तक्षेप और राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसके साथ ही राष्ट्रवादी विचारक फ्रेडरिक लिस्ट ने उद्योगों के विकास के लिए संरक्षणवाद का समर्थन किया। ऐतिहासिक संप्रदाय के विचारक रोस्टर व श्मोलर ने कहा कि आर्थिक नियम स्थान विशेष की परिस्थितियों को लेकर एक काल विशेष में बनाए जाते हैं। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में आर्थिक सिद्धांतों की विविध विचारधाराएं प्रचलित थी। मार्शल ने 20वीं शताब्दी में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों, दृष्टिकोणों व संघर्षशील प्रवृत्तियों का समन्वय किया और उन्हें एक नई व्यवस्था में ढाला। मार्शल ने सभी आलोचकों के विचारों को प्रतिष्ठित सिद्धांतों में समन्वित करते हुए नव प्रतिष्ठित परंपरा का सूत्रपात किया। कीन्स का पालन पोषण प्रतिष्ठित परंपरा के इसी परिवेश में हुआ था, जिस कारण कीन्स के लिए यह स्वाभाविक था कि वे इसी विचार पद्धति का अनुगमन करते। परंतु निजी अनुभव के आधार साथ साथ धीरे धीरे कीन्स को यह विश्वास हो गया था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत समकालीन आर्थिक समाज की आवश्यकताओं व समस्याओं को सुलझाने में समर्थ नहीं है। अतः कीन्स ने अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित पूंजीवाद में परिवर्तन लाने का विचार किया। कीन्स का संक्षिप्त जीवन परिचय। वर्तमान शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री जेएम कीन्स नवीन अर्थशास्त्र के नेता और जन्मदाता समझे जाते हैं। आर्थिक विचारधारा में उनके सामूहिक भाव अथवा समष्टि भाव के विकास का एक महत्वपूर्ण व विशेष योगदान है। तीसा की महान मंदी के बाद आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसका श्रेय कीन्स और उसके अनुयायियों को जाता है। इस कारण नवीन आर्थिक दृष्टिकोण को साधारणतः कीन्सवादी अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। कीन्स के प्रमुख अनुयायियों में आर.एफ. हेरोड, एस.सी. हैरिस, एल.आर. क्लीन, पी.ए. सैमुअल्सन और ए. मेयर्स आदि के नाम हैं।
जॉन मेनार्ड कीन्स का टाइम था 1883 से लेकर 1946। कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री जॉन नेवाइल कीन्स के पुत्र थे। कीन्स का जन्म कैम्ब्रिज में 5 जून 1883 को हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा ईटन व कैम्ब्रिज में हुई थी। विद्यार्थी जीवन में ही कीन्स ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 1902 में कीन्स ने किंग्स कॉलेज में प्रवेश किया। विश्वविद्यालय संघ सभा में जो एक वादविवाद संस्था थी, कीन्स वक्ता के रूप में उदय हुए, परंतु कुछ समय बाद ही सभा के सभापति बन गए। साथ ही आर्थिक परिषद के भी अध्यक्ष रहे। गणित के क्षेत्र में भी कीन्स का भविष्य उज्जवल था, लेकिन सन 1906 में कीन्स ने इंडियन सिविल परीक्षा पास की और 2 वर्ष तक उन्होंने इंडिया ऑफिस में कार्य किया। इन 2 वर्षों के आधार पर कीन्स ने एक महान कृति की रचना की, भारतीय मुद्रा तथा वित्त। इसी योग्यता के आधार पर उन्हें 1913 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी तथा फाइनेंस की सदस्यता प्राप्त हुई। 1909 से लेकर 1915 तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात उन्होंने कोषागार विभाग में प्रवेश किया, परंतु 1919 में इसे छोड़ दिया क्योंकि उनका सरकार से इस बात पर मतभेद था कि सरकार यूरोपीय राष्ट्रों को प्रथम महायुद्ध के पश्चात एक आर्थिक इकाई न मानकर पराजित राष्ट्रों के साथ कठोर व्यवहार कर रही थी। कीन्स की यह विचारधारा सन 1919 में एक पुस्तक द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन से यह सिद्ध हो गया कि कीन्स आर्थिक रूढ़िवादिता के दृढ़ आलोचक थे। कीन्स केवल एक अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं से भी संबंधित थे। वे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सदस्य थे और मैकमिलन कमेटी ऑन फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के भी सदस्य रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना में ब्रिटिश सरकार के प्रधान हैसियत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय सहयोग दिया। युद्ध के साथ उत्पन्न हुए व्यापार अवरोध और अस्थिरता को समाप्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में पुनः इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया और 1940 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। सन 1919 से लेकर 1930 तक कीन्स के आर्थिक व्यवस्था के संबंध में बहुत ही गहन चिंतन किया। उसी के फलस्वरूप अपने विचारों को मुद्रा के विषय के रूप में ट्रस्टी ऑन मनी के रूप में प्रस्तुत किया। उनके विचार में अधिक मुद्रा ही संकुचन मंदी के लिए उत्तरदायी है, अतः तेज गति से आर्थिक पुनर्स्थापन के लिए सरकारी व्यय का समर्थन किया। सन 1934 में कीन्स ने अमेरिका का भ्रमण किया। वहाँ उन्होंने बहुत से आर्थिक सुधारों का सुझाव दिया जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी में सम्मिलित किए गए। सन 1936 में कीन्स ने अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक ने अपने प्रकाशन के पहले 12 वर्षों में ही व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों और सार्वजनिक नीति निर्माताओं के चिंतन पर जितना प्रभाव डाला, उतना आर्थिक विचारों के समूचे इतिहास में किसी अन्य पुस्तक ने इतने वर्षों में नहीं डाला। 18वीं शताब्दी में स्मिथ द्वारा रचित राष्ट्रों की संपत्ति, 19वीं शताब्दी में मार्क्स द्वारा रचित पूंजी तथा कीन्स की पुस्तक सामान्य सिद्धांत सदैव से वाद विवाद और अध्ययन का विषय रही हैं। स्मिथ का ग्रंथ वणिकवाद को चुनौती देता था। मार्क्स की किताब में पूंजीवाद की प्रखर आलोचना है। कीन्स का ग्रंथ अहस्तक्षेप नीति के मूलभूत विचारों का खंडन है। कीन्स का प्रभाव केवल आर्थिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यावहारिक आर्थिक नीति पर भी उनका अधिक प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना, सार्वजनिक निवेश, आर्थिक नीति के कुछ अन्य पहलुओं का भी कीन्स ने समर्थन किया, जिनका उद्देश्य निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्थाओं की त्रुटियों को दूर करना होता है। कीन्स के विचारों की बढ़ती हुई स्वीकृति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पुनर्व्यवस्था की आर्थिक नीतियां, द्वितीय महायुद्ध के अंत में राष्ट्रपति ट्रूमैन का अमेरिकी संसद के नाम विशेष आर्थिक संदेश, इंग्लैंड की बेरोजगारी संबंधी नीति, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के श्वेत पत्र आदि। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिन देशों में निजी उद्यम प्रबल है, वहाँ की आर्थिक नीति की प्रवृत्ति कीन्स द्वारा प्रदर्शित दिशा में ही रही होगी। यद्यपि कीन्स का मूलभूत सामाजिक दर्शन मार्क्सवाद के विरुद्ध है, फिर भी उनके बहुत से विचार और अधिकांश सैद्धांतिक उपकरण समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी उपयोगी हो सकते हैं। कीन्स ने इस किताब के अतिरिक्त अनेक लेख और अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। प्रतिष्ठित सिद्धांत के विषय में कीन्स की आपत्तियाँ। कीन्स के आर्थिक विचारों के स्वरूप पर तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों और अपने गुरु मार्शल के नव प्रतिष्ठितवादी होने का प्रभाव पड़ा। वे मार्शल के मूल्य अर्थशास्त्र और नवीन कैम्ब्रिज संप्रदाय के विचारों से प्रभावित हुए थे। वह कीन्स, विक्सेल, वॉलरस आर्थिक सिद्धांतों से प्रभावित थे, परंतु उनके विचारों का विशेष रूप से प्रभावित करने वाली तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियाँ थीं। कीन्स ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों का भली भांति अध्ययन किया। इस कारण वे युद्ध के पश्चात महत्वपूर्ण और सफल सुझाव देने में समर्थ सिद्ध हुए। कीन्स द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है
कि वह प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के तीव्र विरोधी थे। कीन्स ने अपनी पुस्तक सामान्य सिद्धांत में यह लिखा है कि मैं यह सिद्ध करूंगा कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के आधार तत्व केवल एक विशेष अवस्था पर ही लागू होते हैं, ना कि सामान्य अवस्था पर। इसके अतिरिक्त संस्थापित अर्थशास्त्र द्वारा कल्पित विशेष अवस्था के लक्षण ऐसे आर्थिक समाज के लक्षण नहीं है जिसमें हम वास्तव में रहते हैं। फलस्वरूप इसकी शिक्षा को यदि हम अपने अनुभव के तथ्यों पर लागू करने का प्रयत्न करें तो यह हमें गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे और यह विनाशकारी होगा। कीन्स के आर्थिक विचारों तथा अर्थशास्त्र को सामूहिक अथवा समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी पढ़ते हैं उसमें कीन्स के सिद्धांत हैं। इसमें व्यापक दृष्टि से राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग, उपभोग के पारस्परिक संबंध को ध्यान रखते हुए समस्याओं का विवेचन किया गया है। कीन्स की यह विचारधारा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के परंपरावादी व्यक्तिगत मूल्यांकन के अर्थशास्त्र से बिल्कुल भिन्न और विरोधी थी, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में विशेष वस्तुओं के मूल्यांकन की व्यवस्था का विचार प्रमुख रूप से था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते थे कि विभिन्न वस्तुओं के बीच स्वतंत्र रूप से और स्वतः साम्य स्थापित हो जाता है। यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो वह क्षणिक होती है, जो समय के प्रभाव से स्वतः ठीक हो जाती है। परंतु कीन्स का विचार इससे भिन्न था। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में ऐसे असंतुलन सामान्य घटना है जो स्वतः दूर नहीं होते। यदि इन्हें दूर नहीं किया जाए तो अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्रों का सामना करना पड़ता है। कीन्स के अनुसार ऐसी स्थिति को आर्थिक प्रबंध से दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कीन्स का विचार था कि हस्तक्षेप की नीति को छोड़कर सरकार को अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कीन्स की विचारधारा रिकार्डो तथा अन्य अंग्रेजी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से सहमत न होकर सिस्मंडी, प्रोंदो, मार्क्स और हॉब्सन से मिलती जुलती है। आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा कीन्स के दृष्टिकोण में दूसरा अंतर यह होता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसी व्यक्तिगत चुनाव के कारण और प्रभाव की व्याख्या को आवश्यक समझते थे। उनका अर्थशास्त्र प्रधानतः मूल्य और कीमतों का निर्धारण करना था। संक्षेप में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री केवल आर्थिक सिद्धांत का विवेचन करना था, परंतु कीन्स के अर्थशास्त्र में उस व्यवस्था के सभी अंगों की व्याख्या और विवेचना की गई जो समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा समाज के कुल आय के प्रवाह को निर्धारित करते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आय के प्रवाह से रोजगार का स्तर किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार कीन्स की आर्थिक नीतियों से कुल आर्थिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार से नियोजित करके आर्थिक संकटों को दूर किया जा सकता है। कीन्स के आर्थिक सिद्धांत व विचार। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में कीन्स के अनेक आर्थिक सिद्धांत पढ़े हैं। आज हम उनको सिलसिलेवार पढ़ेंगे। कीन्स ने एक आय का निर्धारण का सिद्धांत दिया, रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत दिया। इसके अतिरिक्त कीन्स के रोजगार सिद्धांत के दो प्रमुख आधार थे, समस्त पूर्ति कीमत ASP और समस्त मांग कीमत ADP, जिसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।